आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन, जो कि हमारा ये है सेट नंबर 3। इससे पहले हम 2 सेट इसके कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में 11/4/2022 के शिफ्ट थर्ड का पेपर ले रहे हैं। और इसमें मैं कंसेप्ट के साथ में ट्रिक बताऊंगा, और कंसेप्ट और ट्रिक दोनों को जब आप यूज करोगे तो आपकी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक इसमें बढ़ जाएगी। तो ये सीजीएल 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और मेरा नाम है सुरेश इसरा और सीजीएल 2019 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। और मैथ्स में 3 बार 190 प्लस रो स्कोर है 2018, 2019 और 2020। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है 18% की हानि और यहाँ दे रखा है 12% का लाभ। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये जो टोटल आता है वो डिफरेंस आता है 30%, और 30% की जो वैल्यू है वो है 960। तो 1% का जो मान होगा वो होगा 960 बट्टा 30, और 100% होता है क्रय मूल्य, तो 100 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से कैंसिल किया तो ये आपका आ जाएगा 3200 रुपये, यानी 3200 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इसको जब बेचा तो वो बेचा 3840 में। तो कह सकते हैं कि जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 640 का। कितने पर हो जाएगा, 3200 पर, और गुणा में 100। 2 से 2 कैंसिल और इसका भाग देंगे तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 20% का। और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20%। एकदम सिंपल सा लाभ आने का प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये है। 2 नंबर में बोल रहा है एक कार्य को ए जो दे रखा है वो एक कार्य को 48 दिन में कर सकता है और बी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है और बी शेष कार्य का 25% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी दो अलग अलग व्यक्ति दे रखे हैं। ए कर रहा है 48 में और यहाँ कर रहा है 60। ये दिनों की संख्या है। अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ एलसीएम की बात करें तो देखो, यहाँ 12 गुणा 4 ये 48 होता है, और 12 गुणा 5, तो मैं 5 को उसको यहाँ लिख देता हूँ, सीधा ऐसे लिख देता हूँ। ये एलसीएम आ गया। तो 48 से 48 कटेगा तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा आपका 4, यानी ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 4 है। टोटल जो काम है वो आपका दे रखा है कितना हो जाएगा, 240। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर के 12 दिन काम किया। यहाँ दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तो 9 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना कर लेंगे, 12 गुणा 9 108। 240 में से 108 काम कर चुके हैं, तो अब जो काम बचेगा वो बचेगा 132 काम शेष। अब इस 132 काम का बी को काम करना, और बी को कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 25%। तो इस कार्य का 25% होता है 1/4, और बी जो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। तो इस 4 का और भाग दे दो, ये आ जाएगा बी का समय। तो 4 का भाग इसमें दिया तो 4 × 12, फिर 12 यानी 4 × 12 यानी 33/4। 33/4 का मतलब 8 चौक 32, तो 8 तो दिन हो गए पूरे, और 1/4, और 1/4 जो है वो 24 से गुणा कर दो, यानी कितने दिन आ गए, 6 घंटे, यानी 8 दिन और 6 घंटे। तो 8 दिन और 6 घंटे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सेकंड, 8 दिन और 6 घंटे। इस तरीके से इसको हल करना था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसका। प्रश्न नंबर 3 आपका दे रखा है यहाँ पर कि यदि से के बराबर 17/8 है तो 34 साइन ए प्लस 15 कोट ए बटा 68 कोस ए माइनस 16 टेन ए का मान क्या होगा। तो सेक ए बराबर दे रखा है 17/8, और आपको पता है सेक ए में ये होता है कर्ण, और ये जो संख्या होती है वो होती है आधार। तो लंब की अगर बात करें तो आपको पता है 15 हो जाएगा, क्योंकि 7, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। वैल्यू जिसकी निकालनी है 34 साइन ए, 34 गुणा साइन ए जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। लंब होता है 15 बटा कर्ण 17 प्लस 15 कोट ए। कोट ए की वैल्यू होती है आधार बट्टा लंब। आधार कितना है, 8 बट्टा लंब है 15, और डिवाइड कर रहे हैं किससे, 68 कोस ए। तो 68 गुणा कोस ए। कोस ए का जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8/17,
और -16 गुणा 10a, 10a की वैल्यू आ जाएगी 15/8। सोल्व कर देते हैं, ये 2 बार जाएगा 30, ये हो गया 30 + 8 38, और यहाँ से ये कटेगा 4 बार, 8 चौक 32, और 8 से कट जाएगा 2, 15 को 2 से किया 30, 32 में से 30 गया तो 2, तो ये 38, 38 में 2 का भाग दिया तो कितना आंसर आ जाएगा 19। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 19। बस केवल और केवल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट के आधार पर इसका आंसर आ जाता। अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत है 55, और 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत है 53। तो ए, बी, सी और डी का औसत कितना होगा? तो इसका औसत निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये कितनी संख्याएं दे रखी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं। तो मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ। सभी को जोड़ा तो यहाँ पर देखो 2 3 5 6 6 7 8, तो ये हो गया 8, और यहाँ से जोड़ दो 2 और 4 6, ठीक है, 6 6 और 7 13, 13 और 5 18, 188 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 55 को 6 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 330। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 330 में से 188 को घटा देते हैं। 188 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 142। अब इनको वैसे ही करेंगे, ये भी कितनी संख्याएं हैं, तो ये 3 3 6 और 1 7 संख्याएं हैं। तो इनको जोड़ा 2 3 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 1 5 5 10, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 7 से गुणा करेंगे, 7 × 21, 2 7 × 35 और 1 35 और 2 37। तो सी प्लस डी की जो वैल्यू आएगी 11, इसमें से ये घटा दो 229, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1, ये भी आ गया 142। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर मैं इन चारों को जोड़ के 4 का भाग दे दूँ तो ये औसत आ जाएगा। तो 142 प्लस 142/4, और ये आपका हो जाएगा 284/4, तो ये आ जाएगा 71। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71, यानी 71 इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 ABCD का क्या हो जाएगा औसत। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और एक एक संख्या जो है इसका और इसका डिफरेंस लेके, अंतर लेके वैसे भी किया जा सकता है। आगे चलिए इसके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 बोल रखा है 8 20 का तृतीय अनुपाती P है। तृतीय अनुपाती जब भी आपको P निकालना हो तो जो सेकंड वाली संख्या होती है उसको 2 बार लिख दो, यानी कि 20 × 20/8। जैसे इसको लिखा तो यहाँ से कटा ये 2, और यहाँ से ये कटा 5, 2 से काट दो 10, 10 को 5 से किया 50, ये हो गया। और इसका जो चतुर्थ अनुपाती है वो है Q। तो चतुर्थ अनुपाती का मतलब ये होता है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो और पहली संख्या का भाग दे दो, यानी 5 × 24/3, तो ये हो जाएगा 40, यानी चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा 40। मान निकालना है 2P + Q का, तो 2 × P का मान है 50 + 40, यानी कि 100 और 40 कितने हो जाएंगे 140। तो 140 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका दे रखा है छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रम से 12 और 18 सेंटीमीटर है। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ड्रम में पानी की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगा। 2 कंडीशन आपको दे रखी है। अगर मैं 2 कंडीशन की यहाँ पर बात करता हूँ तो एक तो आपको दे रखा है छिन्नक की कंडीशन, ये आपका दे रखा है छिन्नक, और एक आपको दे रखा है इस तरीके से बेलन। यानी छिन्नक में से पानी आपको बेलन में डालना है, और बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। और छिन्नक की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की 35 दे रखी है, और ये जो है ऊपर की त्रिज्या 18 और नीचे की त्रिज्या आपको दे रखी है 12। अब जो छिन्नक का जो क्षेत्रफल होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है 1/3 पाई r² + r² + r × r कैपिटल R और गुणा h, और बेलन का होगा पाई r² गुणा h। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हल करना है। 1/3 r का जो वैल्यू है तो यानी 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, और 12 गुणा 18, 12 को 18 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 9
और 12 और 9 21 216 और गुणा 35 बराबर आर का मान आ जाएगा 20 गुणा 20 गुणा एच। अब यहाँ से एच की वैल्यू को हल करना है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। इसको जैसे ही हल करोगे तो हल करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 19.95। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 19.95। इसको हल कर लेना आप, कैलकुलेशन है, बाकी आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। आगे चले इसके प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपको दे रखा है, कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है तो डोरी जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कि इस तरीके से आपको दे रखा है, ये हो गई डोरी की लंबाई, ये आपको निकालनी कितनी है, और पतंग की जो ऊंचाई है वो 90 मीटर है और ये डोरी के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको पता है 30 के सामने जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2। हाइट एंड डिस्टेंस में यही पढ़ते हैं। तो 1 का जो मान है वो 90, तो 2 का मान जो है वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 180। यानी कि जो डोरी की लंबाई है टोटल यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी आ जाएगी 180 मीटर। तो ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 मीटर। आगे चलते हैं। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन इस प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आगे चलें इसके प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 आपका दे रखा है, ये है त्रिभुज, ए नहीं है, त्रिभुज ए सी डी में क्रम से ए सी और ए डी पर दो बिंदु बी और ई इस प्रकार है कि बी सी डी के समांतर है और सी डी 9 ये भुजाएं दे रखी है। तो ए और बी सी की लंबाई का माप क्या होगा। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दे रखा है त्रिभुज, त्रिभुज का मान है ए सी डी। सिमिलरिटी का सबसे आसान प्रश्न है ये। ए सी और ए डी में जो यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं बी और बिंदु दे रखा है ई, आपसे बोला बी और सी डी के समांतर है, यानी ये दोनों जो है वो समांतर है। सी डी बराबर 9 है, सी और डी ये कितनी दे रखी है 9, बी बराबर दे रखा है 6 और ए बी बराबर दे रखा है 5 और ई डी बराबर दे रखा है 2। आपसे पूछा है ए इस भुजा की लंबाई। देखो इस भुजा की लंबाई जो है ना वो 6 ये और ये 9 इसके अनुपात में बंटेगी। तो इसका जो अनुपात है ना वो कितना है 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर वाली भुजा 2 है ना तो ये जो टोटल भुजा है वो कितनी है 5 और बीच का जो अंतर है वो कितना है 1। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी, ये बीच का जो अंतर है ना वो 1 है, तो यहाँ ये ऊपर वाली भुजा 2 होगी, तो ये 2 होगी तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, यानी ए का जो मान आ गया वो 4 आ गया। अब आपको यहाँ से पता है कि जो ये ऊपर 2 है ना, इस 2 का मान ऊपर यहाँ दे रखा है 5, 2 का मान 5 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2.5, ये आ जाएगी 2.5। तो एक भुजा आ गई आपकी 4 और एक आ गई 2.5, यानी ए बराबर 4। तो ये 4 और 2.5 है, इसको आंसर मत करना, दूसरा ऑप्शन होगा 4 और 2.5। सिमिलरिटी का एकदम आसान प्रश्न था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर इसके अगले प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 आपको दे रखा है x बराबर 4 + √15। तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो अगर मैं x है तो 1/x निकालूं तो ये जो इसका उल्टा हो जाता है 4 - √15। देखो जैसे यहाँ पर इसका परमीकरण करेंगे ना तो ये 4 चौक 16 और √15 का 15 होता है, तो 16 - 15 जब एक का डिफरेंस आता है तो यह माइनस का चिन्ह आ जाता है। दोनों को जोड़ा x + 1/x, ये कैंसिल हो गया और 4 और 4 हो गए 8। आपको ये निकालना है, स्क्वायर कर देते हैं x² + 1/x²। अब स्क्वायर करेंगे तो इस संख्या में से 2 घटाना होता है, क्योंकि यहाँ +2 आता है, तो ये 64 में से 2 जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 62। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62। अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न नंबर 10। 10वां अच्छा प्रश्न है। 10वें को देखो, यहाँ पर एक निर्माण इकाई में ये देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। यहाँ पर जो दे रखा है, एक तो दे रखा है कच्चा माल, तो इसको मैं लिख दूँ रॉ मटेरियल, और एक दे रखा है मजदूरी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मजदूरी। अब अगर कच्चे माल की बात करें तो उसमें 25% वृद्धि हो गई, तो ये 100 रुपये का था और ये हो गया 125 रुपये का।
और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर, यानी पहले 30% थी तो इसका 30%, यानी कितने रुपए मजदूरी थी पहले, एक तरीके से श्रम लागत 30 रुपये, अब वो बढ़ के हो गई 38%। अब इसका 38% निकालेंगे, यानी 125 का 38%, तो 38/100, और इसको कैंसिल करना चाहिए तो कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 5 से काट दे, 25, ये काटा तो ये 20, और 2 से काटा तो 10, और ये 19। इसको गुणा कर दे तो ये आ जाएगा 475/10, यानी 47.5। दोनों को जोड़ देते हैं, इसकी कीमत आ गई 130 और इसकी कीमत आ जाएगी 0.5, 7 और 5 12, यानी कि 172। अब ये बोल रहा है कच्चे माल की खपत कितने % कम की जाए कि लागत वृद्धि से पहले की लागत के बराबर हो जाए। इसका मतलब 172.5 को कम करके 130 पर लाना है, तो 130 पर लाना है तो कितना कम करेंगे, तो ये करेंगे 42.5 और ये कम करेंगे 172.5 पर और गुणा में 100। बस इस इक्वेशन को हल करना है। इस इक्वेशन को हल करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आपका आ जाएगा, यहाँ से अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 24.63। जैसे इसमें भाग दोगे तो भाग देने के बाद में आएगा 24.63, और 24.63 किसके आसपास है, तो ये है ऑप्शन 4 के आसपास, 24.6। अगले प्रश्न पर चले, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखो, ये डिविजिबिलिटी रूल का है और ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसने बोला कि ये एक 7 अंक की संख्या है और जो 56 से विभाजित है। 56 से विभाजित होने का मतलब है संख्या 8 से भी विभाजित होगी और संख्या 7 से भी विभाजित होगी। y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस वाई, देखो ये है x² प्लस वाई का मान क्या होगा, x और y प्राकृत संख्या है। तो मैं पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूट लगाता हूँ। ये कहता है कि लास्ट की 3 अंकों की संख्या जो है वो 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 का भाग मैंने दिया, क्योंकि ये 20 से थोड़ा ज़्यादा है तो 3 बार जा सकता है, क्योंकि y का मान बड़ा लेना है तो 3 बार भाग देंगे। 8 3 24, अब ये 4 है तो ये भी 24 ही आएगा, पीछे 4 आएगा, तो मैं यहाँ 6 लूँगा, तो 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 और 24, फिर से आपका 6, 8 3 24, यानी कि y की वैल्यू आ गई 6। 6 से बड़ी y की वैल्यू ले नहीं सकते, तो y का मान आ गया 6। अब देखो 7 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं ऑप्शन कैंसिल पर काम करता हूँ कि ये y की वैल्यू 6 है, तो अब यहाँ स्क्वायर आएगा कोई संख्या का, तो ऑप्शनों में से घटा के देखते हैं। इसमें से 6 को जैसे ही घटाया तो 6 को घटाया तो 38 है, 38 स्क्वायर नहीं है किसी भी संख्या का, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसमें से 6 घटाया तो ये आपका आएगा 64, 64 8 का स्क्वायर है, ये हो सकता है। इसमें से 6 घटाया ये 27 है, 27 स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इसमें से 6 घटाया 49, यानी कि ये भी स्क्वायर है, ये हो सकता है। अब आपके पास में जो है ना वो 2 ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से, एक तो सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला। इन दोनों ऑप्शन में से एक वैल्यू आपका आंसर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 4 नंबर यानी कि 49 का मतलब x की वैल्यू 7 रख के देख लेते हैं। अगर भाग चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 7 8 9, फिर 4 2 6 4, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, फिर 8 में देंगे 7 एकम 7, 1 19, 7 2 14, फिर बचा 5 54, 7 7 49, फिर बचा आपका 5 52, 7 7 49, 3 36, 7 5 35, 1 14, 7 2 14, यानी पूरा चला गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55। इसको आपको ऑप्शन कैंसिल के तौर पर करना था कि किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। बाकी 7 की डिविजिबिलिटी का रूल भी मैं बता दूंगा पूरा डिटेल में, लेकिन अभी इसमें अपन डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ का। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है कि इस व्यंजन का मान कितना होगा। ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीधा, 3 को 2 से किया 6 और 1 7/2, प्लस 5 3 15 और 1 16/3। ये भाग का निशान है तो उल्टा कर देंगे, 3 और 1 4/3 है तो मैं लिख दूंगा 4/3 है तो 3/4, गुणा 5 चौक 20 और 1 21/4, और माइनस 5 को 2 से किया 10 10 और 1 11/2, और भाग लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 और 1 3/2, और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 3 और 2 5/3, माइनस 12 और 1 13/2। पहले इसी को हल कर लेते हैं। 4 चौक 16 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 में से 11 गया तो ये बचेगा माइनस का 4/2, और माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2, और माइनस का 2 21 में से घटेगा तो ये आ जाएगा 19/।
ये 3 से 3 कटा, 5/2 और -13/2, 5 में से 13 गया तो माइनस का 8/2 और माइनस का 8/2 होता है माइनस का 4। और ये भाग 7 है तो इसका मतलब ये भाग नीचे आ जाएगा 7 और गुणा में दे रखा है 2, 2 से इसको काटा 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 19/14। और माइनस का 19/14 को लिखेंगे तो एक सही लिख देंगे 5/14 और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 12 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न नंबर 13 जो आपको बोल रखा है, 13 में बोला है कि 2019 और 2020 के इंजीनियरिंग छात्रों की कुल संख्या है 2000 और 2400। आपसे बोला 2019 की तुलना में 2020 में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। अब अगर मैं 2019 में इंजीनियरिंग छात्रों की संख्या देखा 13% तो 2000 का 13%, तो 2000 का 13% आपको पता है कितना होता है 260, ठीक है। और यहाँ पर 2020 में 12% है तो ये 2400 का 12% यानी कि 24 गुणा 12 कितना आ जाएगा 288। यानी ये 260 से 288 कितना बढ़ा तो 28 बढ़ा 260 पे गुणा 100, 10 से 10 भाग गया 26 का एक बार यानी कि 2 से 20, फिर भाग जाएगा नहीं 0, ये आ जाएगा 0। अब ये आ गया 10 पॉइंट। अब देखो कितनी बार जाएगा, 30 का अगर मैं भाग देता हूँ तो 30 से 180 यानी लगभग 7 बार जाएगा, 7 यानी कि 10.77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.77। आगे चले अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर आपका 14 दे रखा है कि 5 राज्य दे रखे हैं ABCDE और इसमें आपको दे रखा है कुल संख्या लाखों में दे रखी है और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या भी लाखों में। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा कहाँ पर है। अब देखो ये 12 लाख रोजगार है, 10.5 बेरोजगार, 10.5 को रोजगार मिला हुआ है। ये देखो यहाँ रोजगार प्राप्त है और ये युवा है तो मैं कह सकता हूँ 1.5 बेरोजगार है। यहाँ 8 और 7 है तो 1 लाख बेरोजगार है। 11.5 और 10.5 1.5 बेरोजगार है। यहाँ पर आपका कितना है 7.5 है ये, तो ये 2.5 बेरोजगार है। और 9 और 8 में से 1 बेरोजगार है। सबसे ज़्यादा बेरोजगार कहाँ दिखे 2.5 ये वाला, और ये कौन सा है डी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किग्रा अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो नमक की घटी हुई कीमत किग्रा में प्रति किग्रा कितनी होगी। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कीमत गुणा खपत बराबर होता है खर्च। अब देखो 272 रुपये का खर्च पहले भी करता था अभी भी करता है, खर्च बराबर है। खपत आपको नहीं पता है, कीमत जो है वो 15% घटी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कीमत जो है वो 15% घटने का मतलब हो गया 20 से 17 हो गई। देखो 15% का मतलब होता है 3/20, यानी पहले 20 थी अब कितनी हो गई 17। यहाँ खपत का मुझे नहीं पता कितनी हो रही है, लेकिन खर्चा पहले भी 272 का था अब भी 272 का है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1 आएगा। तो खपत की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/17। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो खपत 17 करता था वो अब 20 कर रहा है, तो कितनी ज़्यादा कर रहा है 3, और पर्सन में कितने केजी ज़्यादा ले रहा है 2। 3 का मान 2 है, 1 का मान 2/3 और ये अब की खपत है 20, तो 20 का मान आ जाएगा 40/3। 40/3 केजी अब नमक प्राप्त कर रहा है, और कितने रुपए में प्राप्त कर रहा है 272 में। तो प्रति केजी इसकी कीमत जो आएगी वो आ जाएगी 272/40 गुणा 3। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो 4 का भाग इसमें देते हैं, तो 6 चौक 24, 3 32, 8 चौक 32, तो इसको गुणा किया 8 3 24, 2 6 3 18 और 2 20, यानी कितनी आ गई 20.40। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.40। हमेशा सभी पर्सन इस टाइप से हो जाएंगे आपके, ऊपर और नीचे वैल्यू पुट करके। अगले प्रश्न पर चले, प्रश्न नंबर 16। ऐसा प्रश्न आपका पहले की शिफ्ट में भी आया था, जिसमें आपका शेषफल यानी कुछ नहीं दे रखा था, यहाँ दे रखा था शेषफल समान बचता है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। जब भी प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर आता है तो पहला काम तो जितना शेषफल दे रखा उसको सभी में से घटा दो। 150, 6 घटाया 175, 6 घटाया 325। अब जो ये बाकी की संख्याएं बची है, इन संख्याओं का आपको क्या करना है, इन संख्याओं का ले लो, यानी कि इन संख्याओं का आप लोगे एलसीएम।
तो इनका जो एलसीएम है ना वो कितना आ जाएगा 25, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सभी में 5 का भाग जा रहा है, तो एक ये 25 और ये 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका दे रखा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। अब इसको यहाँ आप ध्यान से समझना है। इसको देखो, ये एक वृत्त दे रखा है और इस वृत्त का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है ए और बी, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो ओ। सी और डी दो ऐसे बिंदु है जो ए बी के दोनों और वृत्त की परिधि पर है। देखो ये मान लेते हैं यह बिंदु सी है वृत्त की परिधि पर और एक बिंदु डी है। अब इसको यहाँ से मैंने मिला दिया, ये इसको भी मिला दिया, इस तरीके से एक मिला लेते हैं। आपको पता है वृत्त का व्यास है तो ये जो कोण होता है 90 डिग्री होता है अर्धवृत्त में, ये भी 90 डिग्री होता है। यहाँ से पूछा है कोण सी ए बी 42 है, सी ए बी ये 42 है और ए बी डी 57 है, यानी ए बी डी ये कितना है 57 है। आपसे पूछा सी ए डी और सी बी डी के मापों का क्या अंतर है। अब देखो इस वाले प्रश्न में अंतर नहीं है, अंतर नहीं पूछा, इनका मान पूछा था। तो आप इस प्रश्न को जो है वो चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो आंसर आ रहा है वो इस कोण का मान और इस कोण का मान आंसर आ रहा है, नहीं कि इन दोनों कोणों का अंतर आपका आंसर आएगा। तो अगर देखो यहाँ सी ए डी इसका मान पूछा है तो ये मान निकालने के लिए 42 तो है ही, 57 ये है, 90 ये, तो ये जो कोण बचेगा वो आपका आएगा 33, और ये जो कोण हो जाएगा 3 और 2 5, 4 और 3 7 75 डिग्री, और ये 42 है तो ये हो जाएगा 48, और ये पूछा था सी बी और डी, 8 7 15, 5 4 9 और 1 10, यानी कि 105। तो ये आंसर आ जाएगा 75 और 105। इस प्रश्न को आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में इनका अंतर वैसे देखा जाए तो 75 और 105 का जो अंतर आएगा ना वो कितना आएगा 30 डिग्री, जबकि 30 ऑप्शन में नहीं है। इनका वैल्यू आपसे मान पूछा है कितने कितना होगा। आगे प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 पाई चार्ट का है। पाई चार्ट में 1800 छात्रों का ग्रेड प्रदर्शन दर्शाया गया है। दो ग्रेड के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या, देखो किन दो ग्रेड के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या बी और ई के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से कितने कम है, 54 कम है। अब 54 जो है ना वो 1800 का यहाँ देखो परसेंटेज में कितने परसेंट होता है, 3% कम है। तो बी और ई का मैं देखूँ यहाँ पर, देखो बी और यहाँ पर ई, तो ये 18 और 7 कितने हो गए 35, तो 3% कम है। इसका मतलब कितना आना चाहिए आपका 32। 32 किस किस का आ रहा है, अगर यहाँ देखो ये रहा सी और ये रहा ई, सी और ई को जोड़ूं तो 28 और 4 कितने होते हैं 32, यानी 32 कितना कम है 3%, और 3% की वैल्यू ही कितनी होती है 54 होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी और ई। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 जो है देखा 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए माइनस 63 बराबर 0, और आपसे पूछा 2 साइन ए प्लस 5 कोस ए का मान। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण है, तो 10 स्क्वायर ए, इस 63 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जो 2 आ जाए, और तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 10 ए माइनस 7 10 ए। 9 और 7 को घटाया 2 आया, 9 को 7 से किया 63 माइनस 63 बराबर 0। तो यहाँ से 10 ए कॉमन आया, तो ये आया 10 ए प्लस का 9, और यहाँ से माइनस का 7 कॉमन आया, तो ये बचा 10 ए प्लस का 9। अब प्लस की वैल्यू जो है ना यहाँ से एक तो आएगा 10 ए बराबर 7 और एक 10 ए बराबर माइनस का 9, तो ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कितना 7। तो 10 ए 7 है तो 7 के नीचे 1 लिख दिया, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो कर्ण की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49, और ये कितना हो गया 50। यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब आपका दे रखा है 7 बट्टा अंडर रूट 50 प्लस 5 गुणा आधार बट्टा कर्ण, आधार 1 है, कर्ण है रूट 50, तो ये 14 और 5 कितने हो गए 19 बट्टा रूट 50। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 19 बट्टा रूट 50। इसको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आपको हल करना था। आगे चलिए प्रश्न नंबर 20। ये तो देखो एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। त्रिभुज एल एन एम में एल कोण एल और कोण एन के समद्विभाजक 112 डिग्री के प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। ये आपका दे रखा है एल एम एन, तो आपसे बोला है एल और एन
के प्रतिच्छेद यानी कि समद्विभाजक 112 पर, तो आपसे इस कोण m का पूछा है वैल्यू। तो ये जो कोण होता है ना वो होता है 90 प्लस कोण m का आधा बराबर 112। 90 को इसमें से घटाया तो कोण m बट्टा 2, तो 90 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, और कोण m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 44 डिग्री। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा 44 डिग्री। आगे चलिए इसके प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 21 देखो, एथलेटिक्स में 100 छात्रों की लंबाई और उसके बाद में आपको इसका उत्तर देना है। 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या ये रहा 170 से कम वाले ये कितने 20 12 6 20 12 32 और 6 38। 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। 160 से अधिक देखो ये रहे 160 से अधिक ये, तो इनको जोड़ना है 20 और 24 44 और ये 6 50 60 60 और 18 60 70 78 78 और 4 82 और गुणा में 100, ये परसेंटेज के रूप में लिखना था। लगभग आप इसको निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 46.3%। आप इतनी कैलकुलेशन करेंगे इसके आसपास आएगा। ये आपसे पूछा था कि दशमलव के एक स्थान तक, लगभग आपसे पूछा था। आगे चले प्रश्न नंबर 22 देर का एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति की चाल से चलाता है। यानी जो नाव की चाल है, जैसे अपन x और y मानते हैं, x और y, x होती है नाव की चाल और y होती है धारा की चाल। तो ये जो x की वैल्यू है ना वो कितनी है 9 किलोमीटर प्रति आवर। 9 घंटे में वह धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, देखो 44 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में कितना 35 किलोमीटर, तो 35 x माइनस वाई, और इसको टाइम कितना लगता है 9 घंटे। अब x का मान 9 है तो 44 में y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 9 और 2 11, और 11 का भाग 44 में देंगे तो कितने घंटे 4 घंटे, और 9 और 2 का घटाया 7, 7 का 35 में दिया 5 घंटे। क्या 4 और 5 9 होते हैं क्या? तो यानी कि यहाँ से समीकरण संतुष्ट हो गई तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो y यानी धारा की चाल आ गई 2। अब आपसे पूछा वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो धारा की दिशा में 33 यानी 33 बट्टा एक्स प्लस वाई प्लस 28 बट्टा एक्स माइनस वाई, तो 33 बट्टा 9 और 2 कितने हो गए 11 प्लस 28 बट्टा 9 माइनस 2 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 और 4 कितने घंटे 7 घंटे, यानी कि 7 घंटे में उसे कुल समय इसका लगेगा। आगे चलिए इसके प्रश्न नंबर 23 पर। 23 नंबर प्रश्न देखो, दो वर्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। टी पर, तो मैं ये दो वर्त बना देता हूँ, एक तो ये वर्त है और एक आपका ये वर्त है। ये बिंदु किस पर टी पर स्पर्श कर रहे हैं। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो ये मान लो इसको टच करते हुए एक जा रही है आर और एस, जो वर्तों को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है। मान लो ये पी है और ये कितना है क्यू है। टी पी क्यू 42 डिग्री है। टी पी क्यू ये जो है वो कितना है 42 डिग्री। आपसे पूछा पी क्यू टी मान कितना होगा, पी क्यू टी इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखो मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा ऐसे क्लियर हो जाएगा डायग्राम से, भाई समझ में नहीं आ रहा तो इसको यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट इस तरीके से लिया। अब ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये जब 42 डिग्री का है ना तो ये भी कितना होगा 42 डिग्री का ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कोण होगा ना उतना का उतना कोण ये भी होगा, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। तो मान लिया x और x, तो ये 42 और 42 कितने हो गए 84 प्लस का 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 96 डिग्री। x की वैल्यू 2 का भाग दे दो, ये कितने डिग्री आ जाएगा 48 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 डिग्री। आ गया होगा सभी को समझ में। आगे चले प्रश्न नंबर 24। देखो 24 में क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है 6.25, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 0.52,
तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या याद करो, यदि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल कर दो, 2 ऑप्शन बचे। अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस का सी ए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान है 6.25 प्लस ए बी सी का मान है 2 गुणा 0.52। तो 6.25 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.04। इन दोनों को जोड़ा तो 7.29 और a प्लस बी प्लस सी का मान जो आएगा 7.29 होता है 2.7 का स्क्वायर। तो पॉजिटिव में नेगेटिव में वैल्यू लेंगे, यानी क्योंकि इसका मान 0 से कम है, ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती है, लेकिन यहाँ ये कंडीशन है ना, इसके कारण आपका आएगा माइनस का 2.7। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस सेट का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है, एक राशि उधार ली गई 980 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई, जिसे 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई धनराशि कितनी होगी। एक चीज़ यहाँ ध्यान रख लो, 980 और 980 अगर मैं दोनों को एक तरीके से जोड़ूं तो ये हो जाएंगे 1960। तो 1960 से हमेशा राशि कम होगी, क्योंकि 1960 तो उसने चुकाए थे ब्याज सहित, तो 1960 तो होगी नहीं, ये भी होगी नहीं, ब्याज की दर इतनी कम है कि इसका आंसर आ जाएगा 1850। एक तरीका तो था ये। एक जो होता है वो आपका होता है, आप हमेशा ध्यान रखो, इसका मतलब होता है आपका 1/25, इसको लिख दो 26/25। अब इस दर को हमेशा उल्टा कर दिया करो, 25/26 कितनी 2 लीना, तो मैं ऐसे लिख दूँ 25/26 कोष्टक में 1 प्लस 25/26 और इसको जैसे ही हल किया 25 गुणा 51/26 गुणा 26, ये जो होता है वो आपका आता है पूरी राशि की वैल्यू। तो ये 26 गुणा 26 है और इसको यहाँ गुणा कर दो 980 से। 980 से गुणा करोगे तो 980 से गुणा करने के बाद में ये जो लगभग आपका आएगा वो 1850 के आसपास आएगा, क्योंकि निकटतम रुपए में ये पूछा था। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुल राशि आती है, कुल राशि बराबर आती है किस्त और यहाँ पर दर की पावर 1 प्लस दर की पावर 2 दर की पावर 3, और दर जो होती है वो हमेशा 26/25 नहीं लिख करके इसका उल्टा लिख दें 25/26। और बाकी ये तरीका आपका शॉर्टकट था, यानी कि इससे कम ब्याज लगेगा तो 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, 2 बचे, 2 में से 4% इतनी कम है कि ये यहाँ तक ही पहुँचेगी राशि। तो आई होप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।